बहुत सारी और चीजें हो सकती है। फूड से बहुत लोगों को एलर्जी हो सकती है, कुछ को पॉलन ग्रेन से हो सकती है, और भी चीजों से हो सकती है। तो फूड पैकेट्स में हमेशा लिखा रहता है, हमें अगर कभी एक फूड पैकेट खरीदना, देखना कई फूड पैकेट्स में लिखा रहता है, उसमें ध्यान देना एलर्जन दिस, बेचैन होने लगेगा। ठीक है, कई बार उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, पूरा जो फेस होगा या फिर बॉडी होगी वहां रेडनेस होने लग जाएगा, खुजली होने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ सिम्टम्स है। तो एलर्जी में हमें क्या देखने को मिलता है? ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है? एलर्जी में हम बोले कि इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है हाइपर, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो जा रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, जिस चीज से हमें खतरा था ही नहीं उसको भी वो खतरा मान रहा है। अब यहाँ पर बॉडी खुद के ही सेल्स के लिए एंटीबॉडीज बना रही है ताकि खुद के ही सेल्स को मार सके। क्यों? क्योंकि उनको कंफ्यूजन हो गया है कि भाई ये मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे। उनको ऐसा डर लगने लगा कि मेरे अपने सेल्स ही मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। पता था कि इंसुलिन नहीं बनता है इस वजह से होता है, और ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट टाइप का है, मतलब यहाँ इंसुलिन बन रहा है और इंसुलिन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको मार दिया जाता है, उनको उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती है हमारे बॉडी में। ठीक है, ताकि उनको खत्म कर दिया जाए। सुना है किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहा है, ब्रेन ट्रांसप्लांट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी के ट्रांसप्लांट होते हैं। तो ट्रांसप्लांट मतलब एक से उठाकर एक में डाला जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे पास बचे हुए हैं, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी और ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद एलर्जी। एलर्जी जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एलर्जी होता क्या है। ठीक है, एलर्जी बेसिकली हमारा बॉडी अगर एग्जैजरेटेड एक इम्यून रिस्पॉन्स दे, एग्जैजरेटेड मतलब जितना होना होता है उससे एक्स्ट्रा बढ़कर। ठीक है, अगर जैसे कोई बीमारी हो रही है तो उसके लिए सर्दी खांसी जुकाम ये सब हो रहा है, ये एक इम्यून रिस्पॉन्स है। पर किसी चीज़ के लिए जिसके लिए ज़रूरत ही नहीं है इम्यून रिस्पॉन्स की, फॉर एग्जाम्पल पॉलन ग्रेन्स, कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। ठीक है, खेत में गए, वहां पर पॉलन अगर नाक में चला गया तो उससे एलर्जी होती है बहुत लोगों को। पॉलन ग्रेन हार्मफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, जैसे बैक्टीरिया वायरस हार्मफुल थे, इस वजह से बॉडी इम्यून सेल्स को एक्टिव होना जरूरी था वहां पर उनको मारने के लिए। पॉलन हमारे बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल है पर हार्मफुल नहीं है, पर फिर भी बॉडी को कई बार ऐसा लगता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉरेन मटेरियल है तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए बॉडी क्या करने लगती है? इम्यून रिस्पॉन्स शो करने लगती है। उसी को हम कहते हैं एलर्जी। तो हर किसी को जरूरी नहीं है कि उस एक चीज से एलर्जी हो, एलर्जी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। ठीक है, कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को ग्राउंड नट्स, जो बादाम होता है जो हम छील कर खाते हैं बादाम, उससे, मूंगफली, उससे एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को कुछ और खाने से, सोयाबीन से, मिल्क से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। इसलिए कभी भी देखना जहाँ पर भी जो फूड के पैकेट्स होते हैं उसमें कई बार एलर्जन एलर्जन और लिखकर सोया लिखा रहता है या फिर एलर्जन मिल्क लिखा रहता है, क्योंकि वो एक डिस्क्लेमर दे देते हैं अपनी तरफ से कि भाई कुछ लोगों को जिनको मिल्क से एलर्जी है तो भाई हमने डिस्क्लेमर दे दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको पढ़ के खाना चाहिए। हमने लिख दिया है कि एलर्जन यहाँ पर सोया है, तो कुछ जिनको सोयाबीन से एलर्जी है, जिनको सोया बॉडी में सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बॉडी उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लगती है, तो उनको पढ़ के ये खाना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड नट्स में भी कई बार, ग्राउंड नट्स जहाँ पर होता है, जहाँ जिनमें भी मूंगफली होती है उसमें लिखा रहता है एलर्जन ग्राउंड नट्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हो सकती है। फूड से बहुत लोगों को एलर्जी हो सकती है, कुछ को पॉलन ग्रेन से हो सकती है, और भी चीज़ों से हो सकती है। तो फूड पैकेट्स में हमेशा लिखा रहता है, हमें अगर कभी एक फूड पैकेट खरीदना, देखना कई फूड पैकेट्स में लिखा रहता है, उसमें ध्यान देना एलर्जन दिस लिखा रहेगा। ठीक है, सो एलर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि बॉडी वहाँ पर समझ नहीं पाती है कि हमें इस चीज़ से नुकसान नहीं होने वाला है, पर फिर भी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है। इस वजह से वहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोसेस, जो भी कुछ होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है? एलर्जी के रिस्पॉन्स में, मतलब वहाँ पर एलर्जी हो रही है बॉडी में। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए जिससे बॉडी को एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, या फिर धीरे धीरे छोटे 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 डोज में अगर दिया जा सकता है तो बिल्कुल स्मॉल डोजेस में। ठीक है, ताकि बॉडी को आदत लग जाए। ठीक है, तो एलर्जी क्या होती है? एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होती है। exaggerated immune response of body, ठीक है, ड्यू टू एनी पर्टिकुलर थिंग।
अब इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं पॉलन ग्रेन्स से एलर्जी हो सकती है, पॉलन से एलर्जी हो सकती है, फूड में लोगों को ग्राउंडनट से एलर्जी होती है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है कि क्या एलर्जी कॉज कर सकती है। ये एलर्जेंस, एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस है। एलर्जन क्या होते हैं? एलर्जन के एग्जाम्पल्स है पॉलन और ग्राउंडनट। एलर्जन मतलब जो एलर्जी कॉज करवाएंगे। ठीक है, अब देखो एलर्जी जब हो जाती है तो बॉडी में क्या क्या हमें दिखता है, बाहर से हमें क्या क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है एलर्जी हो गई है। जो पेशेंट होगा वो बहुत बेचैन होने लगेगा। ठीक है, कई बार उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, पूरा जो फेस होगा या फिर बॉडी होगी वहाँ रेडनेस होने लग जाएगा, खुजली होने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ सिम्टम्स है। तो एलर्जी में हमें क्या देखने को मिलता है? इचिंग हो सकती है एट अ पर्टिकुलर, बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में इचिंग हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, पूरा लाल हो जाएगा वो एरिया, खुजली कर करके भी लाल हो सकता है, ऐसे भी लाल हो जाएगा, स्वेलिंग हो सकती है वहां पर, फीवर आ सकता है। ठीक है, ये सब हो सकता है अगर एलर्जी हुआ हो किसी को कुछ से। तो जरूरी नहीं है हर एक चीज होगा, कुछ चीजें हो सकती है इसमें से। अब देखो जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो वहां पर एक एंटीबॉडी जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो है आईजीई। ठीक है, जब हमने एंटीबॉडीज पढ़ा था तो एंटीबॉडीज टोटल 5 तरीके के होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये टोटल 5 तरीके के होते हैं। ये एंटीबॉडी के क्लासेस एंड आईजीजी, ए, एम, डी और ई। ठीक है, इसमें एलर्जी में आईजीई सबसे ज्यादा मिलेगा, बॉडी में सबसे ज्यादा मिलेगा ये। ठीक है, ब्लड में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी आईजीई होगा अगर एलर्जी किसी को हुआ है तो, क्योंकि एलर्जी को रिस्पॉन्स, एलर्जी कॉज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर एलर्जी को अगर हमें इसको मेडिकली ट्रीट करना हो तो क्या उपाय है? देखो रेडनेस है, स्वेलिंग है, फीवर है, इचिंग है, इनके लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ दवा देंगे, प्लस यहाँ पर क्या हमें ट्रीटमेंट में क्या मिल सकता है? ट्रीटमेंट में हमें एंटी हिस्टामिन्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिस्टामिन्स रिलीज होता है, एंटी हिस्टामिन, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन क्या होता है? एक बेसोडाइलेटर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स का वो और डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल्स को ब्रॉड कर देता है ताकि वहाँ ब्लड फ्लो और ज़्यादा बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो उस एरिया से ज़्यादा बढ़ेगा तो वो एरिया रेड दिखेगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हो रहे हैं। अब हिस्टामिन, अब उसको हमको रोकना है तो हम क्या देंगे? एंटी हिस्टामिन देंगे। ठीक है, फिर और कुछ स्टेरॉइड्स दिया जाता है। स्टेरॉइड्स क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो इसलिए स्टेरॉइड्स भी दिया जाता है ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को अब रोकना है कि भाई नहीं ज़रूरत है इतने हाइपर एक्टिव होने की। ठीक है, ये नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है हमारी बॉडी को। ओके, ये हो गया हमारा एलर्जी कंप्लीट। अब देखो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है? एलर्जी में हम बोले कि इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है हाइपर। ठीक है, हाइपर एक्टिव हो जा रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, जिस चीज से हमें खतरा था ही नहीं उसको भी वो खतरा मान रहा है। ऑटो इम्यूनिटी में भी ऐसा ही होता है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है? बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, बॉडी को लगता है कि मेरा अपना ही सेल मेरा दुश्मन है। ठीक है, बॉडी को लगता है, बॉडी क्या करने लगती है ऑटो इम्यूनिटी में? इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है अपने ही सेल के अगेंस्ट।
देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है, फिर बॉडी में कुछ कंफ्यूजन होता है, लगता है कि मेरा अपना ही सेल मेरा दुश्मन है, तो बॉडी अपने ही सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी। जो हमने पढ़ा था एंटीबॉडीज क्या करेंगे, एंटीबॉडीज जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके लिए बनता है, ताकि उनको मार सके। अब यहाँ पर बॉडी खुद के ही सेल्स के लिए एंटीबॉडीज बना रही है ताकि खुद के ही सेल्स को मार सके। क्यों? क्योंकि उनको कंफ्यूजन हो गया है कि भाई ये मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको ऐसा डर लगने लगा है कि मेरे अपने सेल्स से मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, तो अपने सेल्स को मारना शुरू कर देती है। तो वहां पर क्या होता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और ऐसा ऐसा कुछ एक डिजीजेज है उनमें देखा गया है कि ऐसा कंडीशन होता है कि बॉडी खुद के ही सेल्स को मारने लग जाती है। उसमें से एक एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सिलेबस में है आपके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा, है ना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, फिर और क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज होता है। एक मिनट, मायस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज नहीं, मायस्थेनिया ग्रेविस होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे होते हैं। फिर इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, डायबिटीज हमको पता था कि इंसुलिन नहीं बनता है इस वजह से होता है, पर ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट टाइप का है, मतलब यहाँ इंसुलिन बन रहा है पर इंसुलिन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको मार दिया जाता है, उनको उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती है हमारे बॉडी में। ठीक है, ताकि उनको खत्म कर दिया जाए। तो अगर इंसुलिन बन भी रहा है पर इंसुलिन के रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट नहीं है तो सेल कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में। ये सारे के सारे ऑटो इम्यूनिटी के एग्जांपल्स हो गए। ओके, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, पहले समझते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन होता किस केस में है। ग्राफ्ट रिजेक्शन तब होता है जब एक ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, हमने सुना है किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहा है, ब्रेन ट्रांसप्लांट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी के ट्रांसप्लांट होते हैं। तो ट्रांसप्लांट मतलब एक से उठाकर एक में डाला जाता है पेशेंट में। ठीक है, इसमें ये डोनर हो गया जिससे उठाया गया है वो पार्ट, और एक रेसिपिएंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन में जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं कोई सा भी ऑर्गन, तो एक होता है हमारे पास डोनर, डोनर से उठा के रेसिपिएंट में ऑर्गन्स दिया जाता है। राइट, तो यहां पर क्या होता है, मान लो किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना है, तो डोनर जो है किडनी देगा किसको, रेसिपिएंट को। ठीक है, एक किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा पेशेंट में। अब वहां पर डॉक्टर्स बहुत सारे चेक करते हैं, बहुत सारे चेकअप्स करते हैं ट्रांसप्लांट करने के पहले। ठीक है, मल्टीपल चेकअप्स होते हैं, मल्टीपल एमएचसी मैचिंग होती है। वहां पर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि किडनी जो है वो रेसिपिएंट का बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। भले एक ही स्पीशीज में हो रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन ही हो रहा है, भले फैमिली मेंबर वाले ही दे रहे हैं, चाचा मामा दादा दादी भाई बहन कोई। ठीक है, फैमिली मेंबर, फैमिली के अंदर ही अगर डोनर और रेसिपिएंट है, मतलब ये दोनों आपस में रिलेटिव्स हैं। ठीक है, फिर भी इसकी बॉडी जो है ये किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, मतलब ये हो गया ग्राफ्ट, हमारा किडनी जो हो गया उसको हम ग्राफ्ट कहेंगे, और वो रिजेक्ट हो गया इसकी बॉडी में, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होने लगेगा, किडनी हमने तो डाल दिया, हमें लग रहा है कि इसको जरूरत थी हमने डाल दिया, पर बॉडी को एक्सेप्ट करना जरूरी है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी। अब जब किडनी
जो यहाँ पर आया है, एक ही किडनी आया है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी तो किडनी ये तो मर जाएगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये कैसे सरवाइव करेगा। तो इसलिए बहुत सारे पहले भी टेस्ट किए जाते हैं, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि रेसिपिएंट की बॉडी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस में ग्राफ्ट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है ना, बहुत ही कम सक्सेसफुल होता है। किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि वो एक तो जल्दी एक्सेप्ट करेगी नहीं बॉडी, ऊपर से बहुत सारे मैचिंग, प्लस किडनी में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। मेनली इस वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आइज़ में भी देखो, आइज़ में भी जो हमारे आइज़ में होते हैं कॉर्निया, उसका भी ग्राफ्ट होता है, मतलब उसका भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, पर वहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन का चांसेस बहुत कम होते हैं। किडनी क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, इस वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऑर्गन्स भी है उसमें, जिसमें जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा उसमें चांसेस ग्राफ्ट रिजेक्शन के बढ़ते जाएंगे। अब इससे डील करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया रेसिपिएंट में, अब इनको बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें देना होगा जिससे इसका रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम थोड़ा दब जाए, थोड़ा बैठ जाए, थोड़ा वो मतलब कम काम करे। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया तो इम्यून सिस्टम इसको खत्म कर देगा। तो डॉक्टर्स कॉर्टिसोल, साइक्लोस्पोरिन, ऐसे कुछ दवाइयाँ होते हैं जो कि पेशेंट को देना होता है। किसको देना होता है? रेसिपिएंट को देना होता है, ठीक है, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, ताकि इसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा भी आराम से बैठा रहे, इसको एक्टिव नहीं करना है, इसको थोड़ा बिठा दो, ठीक है। तो क्या क्या दिया जाता है? साइक्लोस्पोरिन और फिर कॉर्टिसोल, ये सब डॉक्टर्स देते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। इम्यूनोसप्रेसर्स देते हैं। बेसिकली ये सब क्या होते हैं? इम्यूनोसप्रेसर्स, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे कुछ टाइम के लिए। कुछ केसेस में इम्यूनोसप्रेसर्स बहुत लंबे टाइम तक लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, कई बार लाइफ टाइम भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, कितना चांसेस है ग्राफ्ट रिजेक्शन का, बॉडी एक्सेप्ट कर भी रही है नहीं कर रही है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिनको हमने एक क्लास में कवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कैंसर पढ़ने वाले हैं, कैंसर कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।